इस वीडियो में हम लोग आई हैव अ ड्रीम चैप्टर के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे वो सारे क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो को देखने के बाद वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को समझना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि द लाइफ ऑफ द नीग्रो is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. Elaborate. क्वेश्चन को समझते हैं। द लाइफ ऑफ द निग्रो यानी निग्रो लोगों की जिंदगी अभी तक, क्रिपल्ड का अर्थ होता है जकड़ा हुआ होना, मैनिकल्स कहते हैं बेड़ियों को, और सेग्रीगेशन कहते हैं अलगाव को, किसी को बिल्कुल अलग थलग कर देना, अपने से जोड़ करके ना रखना। चेन्स यानी कि बेड़ियां, जो जंजीरें होती हैं उन्हें कहते हैं, और डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर का स्टेटमेंट था कि निग्रो लोग जो हैं उनकी जिंदगी अभी भी अलगाव की बेड़ियों में और जो भेदभाव की जंजीरें हैं उसी में बुरी तरह से जकड़ी हुई हैं। इसको हमें इलैबोरेट करना है कि इसका क्या अर्थ निकल रहा है। तो इसके आंसर राइटिंग में हमें लिखना है कि मार्टिन लूथर इज ट्राइंग टू कन्वे द चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय द नीग्रोज इन देयर ओन कंट्री। तो मार्टिन लूथर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो निग्रो लोग थे, जो काले लोग थे अमेरिका में, उनके अपने ही देश में उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। फेस करने का अर्थ होता है सामना करना, और चैलेंजेस यानी चुनौतियां। उन्हें जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था उसे ही वो वहां पर अभिव्यक्त कर रहे थे, वो उन्हीं की बातें कर रहे थे। इन द वास्ट ओशन ऑफ मैटेरियल ग्लोरी, यानी कि भौतिक रूप से एक संपन्न देश है अमेरिका। अगर हम देखें तो वो जो मैटेरियल ग्लोरी है, जो भौतिक सुख है, जो दिखावेपन की दुनिया होती है, एक समंदर की तरह है वो। वास्ट, वास्ट का अर्थ होता है विशाल, ओशन यानी समुद्र, विशाल समुद्र की तरह है। लेकिन वहीं पर अगर हम निग्रो लोगों की लाइफ को देखें, जो काले लोग हुआ करते थे, उनकी जिंदगी डेप्रिवेशन और एक्सप्लॉइटेशन वाली थी। उन्हें लूटा जा रहा था, उनकी जिंदगी बहुत ही अभावों में कट रही थी। दे वेयर एक्साइल्ड इन देयर ओन लैंड, वो अपने ही देश में, अपनी ही जमीन पर उन्हें ऐसा लगता था जैसे वनवास दे दिया गया हो, उन्हें देश निकाला दे दिया गया हो। दे वेयर नॉट अलाउड टू लिव इन टाउन्स एंड सिटीज, उन्हें शहरों में रहने की इजाजत नहीं थी। वे गेटोज में रहा करते थे, जो गंदी बस्तियां होती हैं, झुग्गियां होती हैं, उन्हीं में रहना पड़ता था। उन्हें सिटीज में नहीं रहना अलाउ था। दे कुडंट स्टे इन मोटेल्स एंड होटल्स, वो जो हाईवे वाले होटल्स होते हैं उनमें नहीं रुक सकते थे, वो शहरों के होटलों में नहीं रुक सकते थे। इसी वजह से मार्टिन लूथर ने यह कहा था कि निग्रो लोग जो हैं उनकी जिंदगी अभी भी जकड़ी हुई है, जो भेदभाव और अलगाव की बेड़ियां हैं और जो जंजीरें हैं उनमें। आपको इसी तरह से अपने आंसर को फ्रेम करना है। इन्हें लिखने की प्रैक्टिस जरूर किया कीजिए। यही वजह है कि आपको टेलीग्राम चैनल पर इनका पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करवाया गया है, ताकि आप खुद से लिख सकें और बाद में उन्हें मिला सकें कि आप क्या लिख रहे हैं और कहाँ आपसे चूक हो रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी फेटल फॉर द नेशन, व्हाई, एक्सप्लेन। फेटल का अर्थ होता है दुर्भाग्यपूर्ण, ठीक है। नेशन यानी राष्ट्र। तो यहां पूछा जा रहा है कि राष्ट्र के लिए क्या दुर्भाग्यपूर्ण होगा, वो क्यों होगा, इसे एक्सप्लेन करना है। तो इसके आंसर में देखते हैं क्या लिखना चाहिए हमें। तो अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर, इट वुड बी फेटल फॉर द नेशन टू ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट and to underestimate the determination of the Negro। अगर हम मार्टिन लूथर किंग जूनियर के शब्दों में बात करें तो जो वर्तमान समय है उसकी तत्कालिकता को, वो जितना अर्जेंट है, आपातकालीन है, उसे नजरअंदाज करना इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। दूसरी तरफ जो निग्रो लोग हैं वो अपनी आजादी को लेकर के जिस तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ है, जो डिटर्मिनेशन है उनका, जो दृढ़ता है, जो उनका डेडिकेशन है, उसको अगर वो लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उसको कम करके अगर वो आंकते हैं, तो ये भी उस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हियर ही पॉइंट्स टुवर्ड्स टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्टली द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट एंड सेकेंडली द डिटर्मिनेशन ऑफ द निग्रोस।
यहाँ पर वो मेनली दो जरूरी बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। पहली चीज कि अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट, यानी इस क्षण की जो तत्कालिकता है, कितनी तेजी से ये सब कुछ बदल रहा है, कितना तत्कालिक है सब कुछ, इसको अगर वो अनदेखा करते हैं। दूसरी तरफ जो नीग्रो लोग हैं उनके डिटर्मिनेशन को, उनकी जो प्रतिज्ञा है, उनकी जो दृढ़ता है अपने काम को लेकर के, अपने इस आंदोलन को लेकर के, उसको अगर वो लोग नजरअंदाज करते हैं तो Martin Luther was saying first thing because the Negroes were fed up of the situations of their country. पहली बात उन्होंने क्यों कही, तो क्योंकि जो उनके देश के हालात थे उसको लेकर के जो नीग्रो लोग थे वो बिल्कुल मतलब ऊब चुके थे, फेड अप, पूरी तरह से निराश हताश हो चुके थे। उन्हें बसों में नहीं चढ़ने दिया जाता था सही से, उन्हें सीट पर बैठने को नहीं मिलता था, अगर वो बैठे हुए हैं तो उन्हें उठा दिया जाता था, अगर किसी बस में चढ़ते हैं तो कुछ सीट्स जो होती थी वो गोरे लोगों के लिए रिजर्व होती थी। इसी तरह से होटलों में नहीं रुकने देना, या ये सारा जो सिचुएशन था इसमें जो निग्रो लोग थे वो पूरी तरह से मतलब एग्जॉस्ट हो चुके थे, बस अब इससे ज्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसी वजह से जो उनके अधिकारों को लेकर के या उनकी आजादी को लेकर के जो ये सब आंदोलन छिड़ रहा था, इसको और भी ज्यादा अगर वो लोग डिले करते, और भी ज्यादा अगर वो टालने की कोशिश करते, तो ये उस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होता। इसके साथ ही वो एक चीज की और तरफ इशारा करते हैं कि निग्रोज जो हैं वो फुल्ली डिटरमाइंड है। वो जोर देते हैं इस चीज की तरफ कि निग्रो अब अपनी आजादी को लेकर के और अपनी बराबरी को लेकर के पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। वो अब हिलने डुलने वाले नहीं है, वो अपनी आजादी लेकर रहेंगे, बराबरी का अधिकार लेकर के रहेंगे। दैट दे डोंट टेक रेस्ट एंड फाइट टिल देयर लास्ट ब्रेथ फॉर राइटियसनेस एंड डिग्निटी। और उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली है कि वो अब आराम नहीं करेंगे, किसी भी तरह का बिल्कुल भी लग्जरी उन्हें नहीं चाहिए, और वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे उस बराबरीपन के लिए और अपनी इज्जत के लिए। सो इफ द नेशन ओवरलुक्स दीज थिंग्स, और अगर राष्ट्र इन सारी चीजों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, अनदेखा करने की कोशिश करता है, इट वुड बी फेटल फॉर इट, ये इसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसके अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। व्हाट वाज द ड्रीम, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव अ ड्रीम अपीयर्स इन द लेसन, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिपीटिशन। इसके आंसर में हमें लिखना है कि द ड्रीम was that one day his nation will rise up and live out the true meaning of its creed। यहाँ ये जो सपना शब्द इस्तेमाल किया गया है, जो इस्तेमाल किया गया है, ये मार्टिन लूथर के सपने की बात हो रही है कि एक दिन जो है उनका देश उठेगा और उसके समुदाय की जो सच्ची मान्यताएं हैं, जो सही अर्थ है, जिस मायने में उसका समाज एग्जिस्ट करता है, उस पर वो खरा उतरेगा। That one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and sons of former slave owners will be able to sit down together at a table of brotherhood। उनका सपना था कि एक दिन ऐसा होगा कि पुराने जो गुलाम थे और पुराने जो गुलामों के मालिक थे, उनके बेटे बेटियां जो होंगी वो आपस में भाईचारे की तरह रहेंगे। उनका सपना था कि एक दिन मिसिसिपी की का जो राज्य है वो एक ओएसिस में तब्दील हो जाएगा, जो जहां पर आजादी और न्याय की बातें होंगी। यहां उस सपने की बात हो रही है कि मार्टिन लूथर के जो 4 बच्चे हैं वो एक दिन इस देश में रहेंगे और उन्हें उनके स्किन के कलर की वजह से नहीं, बल्कि उनके चरित्र की वजह से, उनके चरित्र में जो बातें होंगी उसकी वजह से उन्हें आंका जाएगा। विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन। That one day the state of Alabama will be transformed into a place where little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls। कि अलाबामा के स्टेट में जहां पर कि अभी बहुत सारी नफरत है गोरे लोगों के बीच काले लोगों के लिए, एक दिन वो जगह एक ऐसे जगह में तब्दील हो जाएगा जहां पर कि जो काले बच्चे हैं वो गोरे बच्चों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर खेल रहे होंगे और साथ में एक भाई बहन की तरह रह रहे होंगे। That one day every valley shall be exalted। हर घाटी खत्म हो जाएगी, हर हिल हर माउंटेन लो हो जाएगा। जितने भी दोनों के बीच में दूरियां बनी हुई हैं, जितने भी अमेरिकियों के बीच में गोरे और काले की जो दूरी है, जो भेदभाव है, वो सब खत्म हो जाएंगे। ये सारे सकरे रास्ते, ये सारे टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे हो जाएंगे और उस ईश्वर की जो महिमा है उसका वो सभी गान कर सकेंगे एक साथ। यहाँ पर उस ड्रीम की बात हो रही है।
और अगर हम चैप्टर में आई हैव अ ड्रीम वर्ड के रिपीटिशन की बात करें तो ये लगभग कम से कम 9 बार रिपीट किया गया था। यहाँ एक सवाल और पूछा गया है कि इस रिपीटिशन के मायने क्या है, आखिर ये शब्द बार बार रिपीट क्यों किया जा रहा था। तो यहाँ पर मार्टिन लूथर कोर वैल्यू को दिखाना चाहते थे अपने मूवमेंट के, अपने आंदोलन के, दैट दे वर नॉट जस्ट फाइटिंग फॉर फ्रीडम और जस्टिस, कि वो केवल आजादी के लिए और न्याय के लिए नहीं लड़ रहे, बट दे वर मूविंग अहेड विद द ड्रीम ऑफ अ ट्रांसफॉर्म्ड नेशन, कि वो एक ऐसे बदले हुए देश के सपने के साथ आगे बढ़ रहे हैं जो हर किसी के लिए खूबसूरत होगा। या वो ये नहीं कह रहे हैं कि सारे अधिकार केवल निग्रोज को दे दो, या वो ये नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ अब इतने दिनों तक गोरे लोगों ने अत्याचार किया तो अब निग्रो लोग करेंगे। नहीं, वो बराबरी की बात कर रहे हैं, वो साथ रहने की बात कर रहे हैं। और ये जो बराबरी, साथ रहने और समानता की बात है, वो गोरे लोगों के लिए भी उतना ही सुकून देने वाला, उतना ही संतोषप्रद होगा जितना निग्रो लोगों के लिए। इसके बाद एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लेज? उनकी क्या प्रतिज्ञा है? व्हाट इज द प्लेज? व्हेन विल इट बी फुलफिल्ड? और ये कब पूरा होगा? तो इसके आंसर में हमें लिखना है द प्लेज वॉज दैट दे शैल ऑलवेज मार्च अहेड। तो वो किस चीज की प्रतिज्ञा कर रहे थे? कि वो लोग हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। मार्च मतलब होता है बढ़ना, और अहेड यानी आगे। वी विल नॉट टर्न बैक, हम लोग पीछे नहीं मुड़ेंगे। दे विल कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव। वो इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इस विश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि अगर इस रास्ते में हमें कोई बिना वजह की पीड़ा मिलती है तो ये हमें और भी अधिक मुक्ति की तरफ ले जाएगा, यह हमारे लिए मुक्तिदायक होगा, रिडेम्पटिव होगा। दे प्लेस दैट इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग देयर राइटफुल प्लेस दे मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डीड्स। वो ये भी प्रतिज्ञा करते हैं कि जो उनका हक है, उस हक के जगह को हासिल करने के लिए, वो जो सही है, जो जायज है उनके लिए, उसे हासिल करने के लिए वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो गलत हो या नाजायज हो। They will not seek to satisfy their thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. वे लोग ये जो आजादी के लिए जो उनकी प्यास है, उसे संतुष्ट करने के लिए वो नफरत या एक दूसरे के प्रति कड़वाहट के घूंट को नहीं पीने लग जाएंगे। इसके साथ ही वो और भी प्लेस करते हैं कि दे विल कंडक्ट देयर स्ट्रगल ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन। इसके साथ ही उनका जो संघर्ष है वो उसे जारी रखेंगे, लेकिन वो पूरी तरह से मर्यादा और अनुशासन के साथ। दे विल नॉट अलाउ देयर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू डिजेनरेट इनटू फिजिकल वायलेंस। वो प्रतिज्ञा करते हैं कि वो उनका जो प्रदर्शन है, उनका जो विरोध है, उसे वो कभी भी जो हिंसा है उसमें नहीं बदलने देंगे। अगेन एंड अगेन they will rise to the majestic heights of mating physical force with soul force। साथ ही वो न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी आगे बढ़ेंगे। The pledge will be fulfilled and they will be satisfied when their bodies heavy with the fatigue of travel can gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities, when the Negroes' basic mobility will not be limited from a smaller ghetto to a larger one। बात हुई थी कि वो आखिर कब शांत होंगे, और ये प्लेज जो लिया है उन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट का, ये कब तक जारी रहेगा। तो यहाँ पर आंसर है कि ये तब तक जारी रखेंगे अपने विरोध को, अपने प्रदर्शन को, अपने आंदोलन को, जब तक कि उन्हें सफर के दौरान उनके थके हुए शरीर को, उनके भारी हो गए शरीर को मोटेल्स में, हाईवे पर मोटेल्स में और शहरों में होटल्स में ठहरने के लिए इजाजत नहीं मिल जाती, उन्हें बराबरी का हक नहीं मिल जाता। When the Negroes basic mobility, जो उनका रहन सहन है, वो केवल मतलब झुग्गियों में, बस्तियों में ना सीमित रह जाए, बल्कि उन्हें शहरों में भी रहने का मौका मिले। When justice rolls down like water and righteousness like a mighty stream, जब न्याय बिल्कुल पानी की तरह बहे और वहां पर बराबरीपन जो है, राइटियसनेस, वो एक मजबूत धारा की तरह, धारा प्रवाह की तरह समाज का एक हिस्सा हो, तभी जाकर उनका ये पूरा जो मूवमेंट है, ये पूरा आंदोलन है, वो शांत होगा। यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी को चेक करने के लिए लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, डू यू हैव अ ड्रीम फॉर योर स्टेट? क्या अपने स्टेट के लिए, इस बिहार के लिए आपका कोई सपना है? जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक नए अमेरिका का सपना रखते थे, वो एक अलग तरह का समाज चाहते थे। क्या आप भी अपने स्टेट में कोई बदलाव चाहते हैं?
नरेट योर ड्रीम इन योर ओन वर्ड्स। आपको अपने सपने को अपने शब्दों में बयां करना है। तो इसका आंसर मैं आप पर छोड़ता हूं। मैंने इसके आंसर में अपने थॉट्स दिए हैं, क्योंकि यहां पर कहा जा रहा था कि अपने सपनों का बिहार कैसा होना चाहिए, इस बारे में लिखना था। अपने सपने का स्टेट कैसा होना चाहिए। और ये पूरा जो आंसर आपके सामने है, ये पूरा आंसर मेरे शब्दों में है। ये मेरा सपना है कि मैं ऐसा बिहार बना सकूं जिसमें कि मैं इस लेवल पर कंट्रीब्यूट करूं। आप कैसा सपना देखते हैं, उसे बनाइए, उसे लिखिए अपने शब्दों में और उसे इंग्लिश में खुद चेंज करने की प्रैक्टिस कीजिए। इसे आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले अपने सपनों के बिहार के बारे में हिंदी में लिखिए। हिंदी में लिखने के बाद उसे इंग्लिश में चेंज करने की प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द हम लोग यहाँ पर ग्रामर की सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें मैं ट्रांसलेशन के लिए स्पेशल एक सीरीज चलाऊंगा। आप अभी अपने शब्दों को इंग्लिश में चेंज करने की प्रैक्टिस कीजिए, बाकी सब कुछ हम लोग आगे चलकर देखेंगे। मैंने इसी YouTube चैनल पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीरीज भी दी हुई है, जिसमें कि बाकायदा इसकी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेस और वीडियोस और PDF नोट्स हैं, जिसमें आप अपने थॉट्स को हिंदी से इंग्लिश में चेंज करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अगर उस सीरीज से जुड़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर उससे नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए, उसे फॉलो कीजिए। आपके एग्जाम के साथ साथ आपके फ्यूचर में भी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और कुछ नया सीखते हुए बेहतरीन दिन बिताइए। वीडियो में लास्ट तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।